नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 12 जनवरी 2026 और आपको ध्यान होगा 2026 का ये 12 तारीख का दिन हम स्वामी विवेकानंद जयंती के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं जनवरी महीने में। स्वामी जी ने कहा था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। ये देखो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट कोट है, जहां पर हमने डिसाइड किया है कि कैसे भी करके हमें यूपीएससी सीएसई एग्जाम क्लियर करना है और हमारी जिंदगी में जो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमने डिसाइड किया है वो हमें अचीव कर लेना है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि जब जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचा तो डेफिनेटली वो एक रिस्क भरा काम है। तो रिस्क जब उठा ही लिया है तो एक तो देखो मन से ये डाउट निकाल देना कि ये मेरे से नहीं होगा। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां आप यहां खुद देख सकते हैं, स्वामी जी ने कहा था कि आप रिस्क तो लो, उठो तो सही, सोचना स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो। या तो आप जीतोगे या फिर आपके पास में एक बढ़िया एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन हमें यहां पर टारगेट एक रखना है कि कैसे भी करके हमें जीतना ही है। अब देखो आज सुमित सर पुणे गए हुए हैं, इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। तो देखो आज हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो रहेंगे दो। एक तो रहेगा एजुकेशन से रिलेटेड और दूसरा डीलिमिटेशन से रिलेटेड, क्योंकि 2029 के जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे उनसे पहले पहले लोकसभा की सीटें एक तरीके से दोबारा से डिमार्केट की जाएगी एज पर द पॉपुलेशन सेंसस, जो कि 2026 के बाद में कंडक्ट हो रही है। मतलब 2026 में प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और 2026 के बाद की जो सेंसस थी उसके हिसाब से नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की फॉर्मेशन होंगी, नए तरीके से डीलिमिट किया जाएगा। तो ऐसे में दोनों आर्टिकल से डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन नीड्स ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन, चाहे फिर वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, राइट। जीएस पेपर 2 के एजुकेशन के इस टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। राइटर्स आप देख सकते हैं आशीष धवन और प्रमथ राज सिन्हा जी। देखो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, ये हमारी हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने में एक बहुत बड़ा मूव था और ये बहुत लंबे समय बाद आया था जब 1987 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसको रिवैम्प किया गया। ये कहो कि आज की जरूरतों के हिसाब से 30 साल बाद में कदम उठाया गया। यहां पर परिवर्तन आ रहे हैं डिग्री लेने के तरीके में, जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। आप 4 साल के लिए कोर्स के लिए एनरोल करिए, बैचलर्स के लिए, है ना, और आप 3 साल में भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, रिसर्च करके 4 साल तक भी जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देना, जो कि इंटरनेशनली जो क्राइटेरिया चल रहे हैं उनको फॉलो करने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हमारी लोकल है, तो लोकल एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए इसकी इंप्लीमेंटेशन हो और उस पर काम भी किया जा रहा है। देखो चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर हम वहां के एक्सपीरियंसेस को देखें तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत प्रोएक्टिव रहा एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। नो डाउट चाइना और हमारी सर्कमस्टांसेस में रात दिन का फर्क है, लेकिन हम वहां से अच्छी लर्निंग्स ले सकते हैं। कैसे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, कैसे स्केल ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है, ये हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक तो क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन हो। मतलब ये कि आपने एजुकेशन पॉलिसी जो इंप्लीमेंट करवानी स्टार्ट कर दी उसमें एक दिशा आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन हो रहा है, यू टर्न ले रहे हो। और दूसरा, जब आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो आप सस्टेन्ड एफर्ट करो, उसमें स्टेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। फिर चाहे वो आप कह सकते हो कि जो पॉलिसी है उसका एक्यूरेट इंप्लीमेंटेशन हो या फिर जिस तरीके से फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि हाँ सरकार ने जो सोचा था उस पर काम हो रहा है। देखो परिणाम तो समय दे देगा, लेकिन इन एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए, डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज सीधी बात है, इंडिया यंगेस्ट नेशन है अगर पूरी दुनिया को उठा के देखे तो क्यों ना हम लर्निंग, वर्क और लीडरशिप वाले एस्पेक्ट में काम करें। इसका परिणाम ये होगा कि हमारा समाज और हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली प्लस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। तो सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर क्या एफर्ट्स हुए हैं जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी आउटकम्स पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो यहां पर हम मेजरली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो क्या है जो हमने किया जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि यार आउटकम अच्छा ही मिलेगा। देखो हमने रिसर्च इकोसिस्टम को प्रमोट करने का काम किया, जिसके चलते हमने एक तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका मेन काम क्या है कि लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इंक्वायरी को प्रमोट करना और इंडस्ट्री और एकेडमिया के कोलैबोरेशन को प्रमोट करना। इससे क्या होगा कि एक होता है ना कि एजुकेशन आपने ली बट वो क्या डायरेक्टली एम्प्लॉयबल है उस एजुकेशन के बेसिस पे कैंडिडेट,
तो वो एक इंडस्ट्री ओरिएंटेशन में हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने का ये मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ। दूसरा है RDI, दैट इज रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इसमें क्या है कि जब भी हम कोई काम करना चाहें तो फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज के टाइम पर अगर देखें तो हम केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के भरोसे नहीं बैठ सकते, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को कैसे हम खींच के ला सकते हैं, उसके लिए यहां पर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए RDI स्कीम लॉन्च की गई। टारगेट दोनों का ANRF का और RDI का रिसर्च को प्रमोट करने से रिलेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट कदम जो लिया गया है वो है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इनोवेशन की तरफ लेकर के जाना। आज आप देखो कि कई IIMs और IITs, वहां पर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है ना, वहां कोशिश ये की जा रही है कि एक इंडिविजुअल जो है वो वहां से पास आउट होकर निकले, तो ऐसा नहीं कि केवल एक एकेडमिक डिग्री लेकर के निकले, क्योंकि ये हमें समझना होगा कि आप इंजीनियरिंग करें या MBBS करके डॉक्टर बने या कोई भी एजुकेशन ले, चाहे फिर वो MBA क्यों ना हो, आप केवल वहां पर एकेडमिक एजुकेशन के लिए जाओ और उससे संतुष्ट हो जाओ अपनी जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं होता। आपकी जिंदगी में एक प्रॉपर एम होना चाहिए, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। इसीलिए आप देखो कि बड़े जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर हम ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं जिसके चलते एक स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन भी आए और साथ में हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो। ऐसे में क्या किया जा रहा है कि जो दो यूनिवर्सिटीज का यहां पर राइटर एग्जांपल भी दे रहे हैं कि भाई हेवल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है या फिर अशोका स्कूल ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, हम यहां पर इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब एक इंजीनियर अगर बाहर निकले पढ़ लिख करके, तो इसकी इंजीनियरिंग का बेनिफिट कैसे समाज को हो सकता है, क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, वो समझ करके फिर उसकी एप्लीकेशन करेगा ना, तो वो अपने आप ही एक रिकॉग्निशन वाला एस्पेक्ट आएगा। तो वो जो चीज है वो हमने यहां पर इंप्लीमेंट की है ना। इसके अलावा जो हमारे हायर एजुकेशनल डिग्रीज हैं, ठीक है, जैसे यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वो मैंने बताया कि 4 साल का प्रोग्राम में बीच में भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, तो सर्टिफिकेट, डिग्री, और आप रिसर्च कर लो तो अकॉर्डिंगली फिर आपको और एडिशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ऐसे में आज के समय में इसका आउटकम क्या दिख रहा है, इस कदम का आउटकम आप देखिए कि जो क्वार्टरली सिमॉन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें 2026 में इन टॉप जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शुमार इंडिया की यूनिवर्सिटीज की संख्या होगी 54, जो कि 2015 में केवल 11 थी और पिछले साल 46 थी। मतलब अच्छा खासा हम रेज कर रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो G20 कंट्रीज, वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज, उनमें इंडिया बेस्ट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की अगर बात करें, और 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। मतलब आप देखो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कहां से है, तो नंबर 4th पर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो आप खुद सोचो, रिसर्च का आउटपुट, फैकल्टी स्ट्रेंथ और कैसे हम इंटरनेशनली इंगेज कर रहे हैं, इसका आउटकम हमें दिख रहा है। तो दूसरा पॉइंटर आपको क्लियर। तीसरा है कि हम ग्लोबल मोबिलिटी पर जा रहे हैं। देखो, एक तो ये था कि हम बार बार बात करते हैं कि ब्रेन ड्रेन, पढ़ाई लिखाई यहां से कर ली और निकल गए US, यूरोप, वहां जाकर के जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज आ रहे हैं, पर्टिकुलरली USA की तरफ से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी H1B वीजा के लिए अप्लाई करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों के ऊपर मत लगा दिया कि भाई $1 लाख आपको देना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपने सुना होगा, ध्यान भी दिया होगा। तो ऐसे में ये एक बैरियर USA जैसे कंट्रीज ने खुद ने क्रिएट कर दिया। अब क्या है कि जो हमारे यहां पर हाईली क्वालिफाइड या फिर जो हाई क्वालिटी एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं, जो कि बाहर जाना चाह रहे थे, उनको अब इंडिया में रुकना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम हमारे देश में बढ़िया क्वालिटी की ऑल्टरनेटिव अप्रोच दे दें, जिसके लिए हमने क्या किया है कि एक तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हमने यहां पर इनवाइट किया और उसको लेकर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा एंथुजियास्ट है, वो आकर के एंथुजियाज्म में यहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो दूसरा, हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है वो भी ओवरसीज एक्सपेंड कर रही है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस या तो हमारे यहां चल के आ रहे हैं या हम लर्न कर रहे हैं, और ये फिर बेनिफिट डेफिनेटली हमारे एजुकेशन आउटकम में दे रहा है। तो इस तरीके से 3 ये कदम थे जिसके चलते हमें आउटकम दिख रहा है। अब सवाल ये आता है कि आने वाले समय में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनका आउटकम हमें पॉजिटिव दिखेगा। तो इसके भी 3 ही पैरामीटर है। पहला तो देखो, विकसित भारत शिक्षा अधिसंस्थान बिल 2025, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में गया हुआ है। तो मामला क्या है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब उसको रिव्यू कर रही है। इसका मेन टारगेट ये है कि देखो, हमारे यहां पर UGC है, AICTE, इस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वो ऑपरेट करते हैं और हायर एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं। तो वहां क्या होता है कि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है और एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पल्ला झाड़ करके ब्लेम गेम में चले जाते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो क्यों ना हम एक सिंगल एपेक्स बॉडी क्रिएट कर दें जो कि
एक्रेडिटेशन का काम भी करे, रेगुलेशन का काम भी करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हम एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज का इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के साथ हो जाए, तो कितना बढ़िया होगा कि एक इंडिविजुअल जब इंजीनियर या डॉक्टर बन के निकलेगा तो वो कैसे सोसाइटी को देखेगा, कैसे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करेगा, क्या चैलेंजेस सोसाइटी देख रही है उनको देख करके काम करेगा। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है ये पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली देगा। वो समय था जब नैरो स्पेशलाइजेशन पे हम काम करते थे कि ह्यूमैनिटीज की अलग कॉलेज हो गई, इंजीनियरिंग की अलग हो गई, डॉक्टर्स की अलग, लॉ की अलग, सबकी अलग अलग। लेकिन अब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन देंगे ना, जहां पर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, साइंस, लिबरल एजुकेशन ये सब साथ में इंटरेक्ट करते हुए एजुकेशन दी जा रही है एक कैंडिडेट को, तो वो आउटकम सोसाइटी में पॉजिटिव देगा। और ओवरऑल अगर देखें तो फिर हमारी परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनली देखी जा रही है उसमें भी बेनिफिट दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ में भी एंगेजमेंट लगातार हो रहा है। अभी क्या देखा जा रहा है कि 2/3 ऑफ जो हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जा रही है। तो ये जो यूनिफाइड सिस्टम होगा जहां पर एक एंटिटी ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, तो उसमें क्वालिटी मेंटेन करना पॉसिबल हो पाएगा और ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में। दूसरा जो अप्रोच, जो दूसरा इनिशिएटिव या अप्रोच जो कि आउटकम देने का स्कोप रखता है, वो है आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया। आप क्लासरूम मैनेजमेंट से लेकर के लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, इन चीजों को मैनेज करने में एआई का अगर आप यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके एफर्ट्स को रिड्यूस करता है और सीमलेस एलोकेशन करता है रिसोर्सेज का विद एक्यूरेट कैलकुलेशन। अगर हम एआई का इस तरीके से यूज करें तो इसका मतलब सिंपल है कि केवल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ही नहीं, उसको हम उसके एप्लीकेशन के हिसाब से अगर अप्लाई कर दें, हमारी लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आउटकम पॉजिटिव देगी और ये देने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उनके द्वारा 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए गए हैं। मेन टारगेट है एजुकेशन को हमें इंप्रूव करना है। इसमें मेन फोकस जो ये इंस्टॉलेशन हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, ये कहां पर हुआ? प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आईआईएम और आईआईटीज में। फिर वहां से एक्सपीरियंसेस लेकर के फर्दर फिर इसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा जो और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो स्टेट लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो ये हमें अपने आप ही कहते ना कि फ्यूचर ओरिएंटेड बनाते चले जाएंगे और आउटकम पॉजिटिव देते चले जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो जिस पे काम हो रहा है वो साइंस एजुकेशन का प्रमोशन। देखो, जमाना है इस टाइम पर कि कैसे भी करके हम हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं। तो उसके लिए जो गैप आ रहा है ना कि हमारे यहां पर इंस्टीट्यूशंस की कमी है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, तभी तो हमारे यहां से ब्रेन ड्रेन देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम इन चीजों को एक्सपेंड करें। तो साइंस ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, आज के टाइम पर एक्सपेरिमेंट्स को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो थ्योरी पढ़ते हैं, उन थ्योरी पढ़ने वालों को लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाए, उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेशन, जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि कैसे भी करके हमें अगर कहते ना कि वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव बने रहना है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को और इंडस्ट्रियल सेगमेंट को हमें एजुकेशन के साथ कनेक्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि जो नीड है इंडस्ट्री की वो ध्यान रखते हुए पढ़ाई करा पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें आउटकम पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। और इंडिया इस तरफ काम भी कर रहा है। आज देखो, हमारा टारगेट है कि 2035 तक हम 50% तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर लें, ठीक है। तो इस केस में हमें हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना होगा एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, क्योंकि जितना हमारी हायर एजुकेशन इंप्रूव होगी उतना ही ज्यादा हम कहते ना कि मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन दे पाएंगे, मार्केट ओरिएंटेड हमारी अप्रोच होगी। और जब मार्केट ओरिएंटेड जब हमारा काम होगा तो आउटकम भी हमें वैसा ही दिखेगा जो हम विकसित भारत 2047 के लिए लेके चल रहे हैं। और इसके लिए देखो न्यू थिंकिंग प्रोसेस होना जरूरी है। तो ओवरऑल देखें तो 3 कदम हमने ऐसे देखे जिनके चलते ये देखा जाए कि कैसे आउटपुट्स हमें दिख रहे हैं, और 3 ऐसी चीजें जिनके चलते हमें दिख रहा है कि फ्यूचर किस तरीके से इवॉल्व होगा हायर एजुकेशन में, ठीक है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जमाना डिजिटल सेगमेंट का है, इंटरनेट लैंडस्केप का है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इनका यूटिलाइज करने का है, उनको एक्सपेंड करने का है। तो क्यों ना हम स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन और जो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन उस पर काम करें, ठीक है। तो असली जो सीखने का काम है ना, वो सीधी बात यह है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को हमें राइज करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करनी है, जिसके चलते इंस्टीट्यूशन और स्टेट के बीच में तो रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जहां पर प्रॉपर डायरेक्शन हो, प्रॉपर सपोर्ट हो, और इंस्टीट्यूशन फिर ऑटोमेटिकली आगे जाके काम करेंगे, एक प्रमोशन होगा, एनकरेजमेंट होगा, और उससे फिर
ट्रस्ट डेफिसिट जो एक स्कोप क्रिएट होता है कि यार गवर्नमेंट हमारे यहां तो बदलती रहती है और पॉलिसीज भी बदलती रहती है, तो सपोर्ट आज की सरकार तो कर रही है, पता नहीं सरकार बदली तो कौन करेगा कौन नहीं, तो वो एक हमारे पास में एश्योरेंस इंश्योर करना जरूरी है। तो डायरेक्शन बिल्कुल सेट है, मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता, हमें आगे बढ़ना है, कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए। ठीक है, तो ये था पूरा एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं री इमेजिनिंग डिलिमिटेशन। देखो जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो, संतोष मेहरोत्रा जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो मामला कुछ ऐसा है कि अभी अगर हम नजर डालें तो लगातार ये बातें चल रही है कि अब डिलिमिटेशन का काम होगा। मतलब ये कि भारत में जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं या विधानसभाओं की जो सीटें हैं उनका एक तरीके से रिकैलकुलेशन किया जाएगा एक बार सेंसस कंप्लीट हो जाए तो यहां सवाल यह आ रहा है कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा इन्वेस्ट किया, क्या उनको उनका कहते ना कि उनका ड्यू मिल रहा है? तो यहां पर इशू क्या आ रहा है कि हमारे यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के ऊपर हम सीट अलोकेट किया करते हैं, तो जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ऑटोमेटिकली सीट का अलोकेशन भी ज्यादा होगा। तो आप सोचो कि जिन स्टेट्स ने सीरियसली एफर्ट किया है डेमोग्राफी को स्टेबलाइज करने में, हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करने में, उनको तो फिर नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी, और जहां पर पॉपुलेशन बढ़ी, जिन्होंने सीरियसली काम नहीं किया उनको 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 फायदा हो रहा है। तो ये कैसा जस्टिस हुआ? तो इस बात को लेकर के राइटर बोल रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स जो हैं वो मोर और लेस एक डिसएडवांटेज वाली कंडीशन में आ चुके हैं। आप चाहे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को उठा के देखो कि फाइनेंस कमीशन जो यूनियन टैक्स होता है उसमें से हिस्सा स्टेट्स के लिए जो बनता है उसके लिए फॉर्मूला सजेस्ट करता है, और उसमें आप क्या देखते हो कि फाइनेंस कमीशन को टर्म ऑफ रेफरेंस में पॉपुलेशन साइज का भी पॉइंट दिया है कि जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन उसको ज्यादा हिस्सा मिले। तो यहां पर 50% वेटेज तो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला में केवल पॉपुलेशन साइज को है। तो आप बताओ सदर्न स्टेट्स के साथ में नाइंसाफी हुई कि नहीं अगर उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की? फिर आ जाते हैं हम डिलिमिटेशन में। 2029 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, ठीक, उसके पहले लोकसभा की सीटें डिलिमिट होगी। आपको पता है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग भी बन चुकी है, तो उसका मेन टारगेट यही है कि अब लोकसभा में नंबर ऑफ एमपीज बढ़ने वाले हैं, राज्यसभा में नंबर ऑफ एमपीज बढ़ेंगे, लेकिन वहां पर भी यही मामला आ रहा है कि पॉपुलेशन जिसकी जितनी अकॉर्डिंगली सीट्स के नंबर भी उनके लिए उतने ही। तो ये एक बार फिर से दूसरा डेंट मिलने वाला है सदर्न स्टेट्स को। ये मेजर कंसर्न यहां पर राइटर उठाना चाह रहे हैं। तो सवाल यह है कि 2029 से पहले ये जो प्रोसेस होगा ये कैसे चलने वाला है? देखो सिंपल सा है कि सेंसस अभी 2026 में स्टार्ट हो रही है और 2027 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। होनी तो चाहिए थी 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बेसिस पर होता क्या है कि 2006 की जो पॉपुलेशन है, 2006 का जो ईयर है, उसके बाद में जो सेंसस होगी उसी के बेसिस पर नया डिलिमिटेशन होगा। इसका मतलब सीटों का बंटवारा किया जाएगा पूरे देश में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि 2026 के बाद में जो सेंसस हो रही है वो अभी होगी और 2027 में आपका सेंसस का परिणाम आ जाएगा, उसी के बेसिस पर डिलिमिटेशन का काम चलेगा। तो मोटा मोटा देखें तो अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स को देखें तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स, तो यहां पर सदर्न स्टेट्स को सीटों की संख्या कम मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बोले ये एक तरीके से डिस्करेजमेंट का काम कर जाएगा, जहां पर सदर्न स्टेट्स ने प्रोएक्टिव एफर्ट लिए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में और हेल्थ एंड एजुकेशन प्रमोशन में। ठीक है, अब देखो 1991 के बाद में जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ी है। ठीक है, और 2001 का 84th अमेंडमेंट क्या कह रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2026 की सेंसस के बाद में जो भी होगा, है ना, जो भी 2026 के बाद में जो भी सेंसस होगा उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। तो ये चीज तो सदर्न स्टेट्स के लिए बड़ा ही ज्यादा टेंशन वाली चीज हो रही है। तो राइटर यहां पर बोलना चाह रहे हैं कि देखो 2021 के बाद में सेंसस नहीं होने का कारण एक ये भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि 2026 के बाद में डिलिमिटेशन होना था जहां पर सीटों का आप एलोकेशन करोगे, है ना। तो वो जो चीजें हैं इसमें यहां पर सीधा इशारा कर रही है कि सरकार इस बात को समझ रही थी। एक तो कोविड तो था ही, है ना, 2021 के टाइम पे, और डिलिमिटेशन पोस्ट 2026 ये भी गवर्नमेंट के दिमाग में था। तो उस वजह से अब यहां पर सेंसस होगी और उसके बाद में 2028 के आसपास में डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिसका काम होगा कि आप अपने हिसाब से रिकमेंड कर दो कि लोकसभा की सीटें कहां पर किस स्टेट में कितनी होगी 2029 के इलेक्शन से पहले।
अब यहां पर सवाल क्या आ रहा है कि मैंने बताया आपको कि ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को ज्यादा सीटें मिलने का डर, और इसके चलते फिर ये अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाएगा सदर्न स्टेट्स के लिए। तो सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है, क्या कोई सोल्यूशन है? तो यहां पर राइटर 4 अलग अलग ऑल्टरनेट्स बता रहे हैं। पहला तो इनका यह कहना है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, उनको तो मोर और लेस आप यूं रखो कि आप कह सकते हो कि वो प्रोपोर्शन जो है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग रख दो। मतलब ये हो गया कि सीटें अगर बढ़ती हैं, मतलब मानो कि पॉपुलेशन बढ़ गई देश की, तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे कि नंबर ऑफ सीट्स भी आपको बढ़ाना है। लेकिन आप 2011 की जो सेंसस है ना, उसके हिसाब से देखो कि एक स्टेट जैसे मान लो यूपी, तो यूपी से जितने, या फिर राजस्थान मान लो कि राजस्थान से जो लोग इलेक्ट होकर के आए हैं, ठीक है, 25 के लगभग लोकसभा में जाती हैं राजस्थान से सीटें, तो वो कितने जनों को एक जना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेशियो ही मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ जाओ। मतलब आपको 2011 बेस पॉपुलेशन जो है सेंसस, उसकी बेसिस को ध्यान रखते हुए काम करना है। लोकसभा की जो नई सीटें बनेंगी ओवरऑल डिलिमिटेशन के बाद, उनकी एक्सपेक्टेशन है 866, तो 866 का डिवीजन 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से कर दो, 2027 के हिसाब से मत करो। इससे क्या होगा कि 2011 के टाइम पर जो भी पॉपुलेशन स्टेटस था उसके हिसाब से सदर्न स्टेट्स को उनका ड्यू मिलने का स्कोप बन जाता है। दूसरा इनके द्वारा कहा जाता है कि अगर ये न जचे तो आप ये कर लो कि लोकसभा की जो टोटल सीट्स है ना, उनको आप रेज कर दो। लेकिन यहां पर हमें देखना होगा कि राज्यसभा में जो सीटें हैं उनको हम थोड़ा सा रैशनल कर दें यूएसए के हिसाब से। जैसे यूएसए में यहां पर हाउस ऑफ सेनेट, तो वहां पर क्या होता है, हर स्टेट को 2 सीटें दे रखी हैं, तो बोला हर स्टेट को 2 सीट दे दो हमारे यहां पे। तो ऐसे में क्या होगा कि 10 सीटें दे दो, हर स्टेट को 10 सीटें दे दो। जैसे यूएसए में 2 सीटें दे रखी है, तो हमारे यहां पर 10 सीटें दे दो, तो टोटल 245 राज्यसभा की सीटें बढ़ करके 290 तक आपकी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर राइटर अगेन बोल रहे हैं कि रूलिंग पार्टी इस बात को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो डोमिनेंस है, जिसके बेसिस पर सरकार बनती है, हमें पता है ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोअर हाउस ही डिसाइड करता है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, जिसके पास मेजोरिटी होती है। तो लोकसभा के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए राज्यसभा में इस तरीके से सीटें बढ़ाने के लिए शायद गवर्नमेंट खुश ना हो। चलो कोई बात नहीं, तीसरा ऑल्टरनेट देख लेते हैं। तीसरे में ये बोल रहे हैं कि लोकसभा की सीटें तो आप रख लो फिक्स, उसमें चेंज मत करो, जो आपकी 543 है वो की वो। और विधानसभाओं में क्या कर दो कि जो पॉपुलेशन बढ़ गई उसके हिसाब से विधानसभाओं में सीटें बढ़ा दो। लेकिन यहां पर मामला क्या आ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, या फिर देखा जाए तो डिलिमिटेशन का मेन फोकस हो रहा है सेंट्रल लेवल पे, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप विधानसभाओं में सीटें बढ़ाओगे तो वो तो केवल स्टेट की पॉपुलेशन को स्टेट के अंदर सेटल करने की बात हो गई। क्या वो सेंट्रल लेवल पे सेटल हुई? नहीं। तो बोले ये भी एक वायबल ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा अगर हम रूलिंग पार्टी के हिसाब से या ओवरऑल देखें तो। फिर लास्ट में एक सजेशन देते हैं कि देखो, यूरोपियन यूनियन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोलते हैं डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, इसमें क्या है कि इसमें एक काम कर दो आप, ठीक है, कि लोकसभा की जितनी भी सीटें आप डिलिमिटेशन के बाद फाइनलाइज करना चाह रहे हो, उसमें आप पहले तो फिगर निकाल लो कि हाँ 870 860 जितनी भी सीटें बन रही हैं वो हो गई फाइनल। उसमें से 2 फिगर निकाल लो, एक तो 60% वाला हिस्सा, एक 40% वाला हिस्सा। 60% हिस्से को 870 सीटें मान लेते हैं, उसका 60% जो है वो आप अलोकेट करो पॉपुलेशन साइज के हिसाब से। मतलब सिंपल है कि वो 60% सीटें अलोकेट करो, जिस भी स्टेट के पास में ज्यादा पॉपुलेशन उनको ज्यादा सीटें दे दो, जिनके पास कम है उनको कम दे दो, खत्म बात। फिर रिमेनिंग 40% सीट्स का अलोकेशन करो कि किस स्टेट ने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में काम किया है उनके एफर्ट्स के बेसिस पर। इससे क्या होगा कि जिन स्टेट्स ने एक्चुअल में एफर्ट किया है पॉपुलेशन कंटेन करने में, उनको उनका हिस्सा मिलेगा और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। और ये मेथड मोर और लेस ईयू का जो डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल है उस पर आधारित है। कैसे? ईयू के अंदर अभी देखें, यूरोपियन यूनियन में तो 27 स्टेट्स हैं, वहां की पार्लियामेंट में सीट का एलोकेशन कैसे कर रखा है। अब देखो, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं बहुत जो बहुत बड़े हैं पॉपुलेशन वाइज, जैसे फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, और वहीं पर कुछ बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो भी वहां के मेंबर्स हैं। तो वहां क्या किया जा रहा है कि जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट या कंट्रीज हैं, उनको नंबर ऑफ सीट तो ज्यादा मिलेगा, इसमें तो डाउट नहीं है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन यह किया जाए कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है कि एक कैंडिडेट कितने वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रेशियो है ना, वो कम कर दो, ठीक है। और वहीं पर जिनकी पॉपुलेशन कम है
जिनकी पॉपुलेशन कम है, उन लोगों को आप सीटें तो कम अलोकेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ा दो। मतलब ये मानो कि 1000 लोगों पर जहां पर फ्रांस और जर्मनी में एक कैंडिडेट जा रहा है, तो वहीं पर छोटे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आप छोटा सा कोई भी कंट्री उठा के देख लो, बेल्जियम ही उठा लो, ठीक है, तो बेल्जियम के रिप्रेजेंटेशन में देखें तो वहां पर एक कैंडिडेट यूरोपियन पार्लियामेंट में जाके बैठेगा टू रिप्रेजेंट ओनली 500। तो 500 लोगों के बिहाफ पर एक जना जाएगा, और बड़े देशों की तरफ से क्या जाएगा, 1000 के ऊपर एक बंदा जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन छोटे वाले स्टेट्स का बढ़ा कि नहीं? तो ये एक तरीका हम अपना सकते हैं। हम प्योरली पॉपुलेशन प्रोपोर्शनैलिटी पे जाएं तो वो चीज एक अनजस्ट काम हो जाएगा कि हमने उन स्टेट्स के साथ में सही नहीं किया जिन्होंने एफर्ट किया है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में और देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो यहां क्या किया जाए कि 1% 1 वोट वाला जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के चलते हैं कि पॉपुलेशन जितनी भी है उसको हम इक्वल रेशियोज में डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसका प्रिंसिपल को हमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्टेट्स पर भी ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से बोला हम यूरोपियन यूनियन से एक लेसन ले सकते हैं। सिमिलर मैनर में फाइनेंस कमीशन भी इस चीज पे ध्यान दे। अब जैसे देखा जाए तो फाइनेंस कमीशन सदर्न स्टेट्स के ऊपर जो हो रहा है उसके साथ में काम करने की बात करें तो सवाल उठता ही रहता है सदर्न स्टेट्स की तरफ से कि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हमारे से होता है, पर हिस्सा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है, तो उन स्टेट्स को दिया जाता है जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एफर्ट ही नहीं किए गए। तो बोले ये तो हमारे लिए पनिशमेंट हो गई, अब हम क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम करें? तो यहां पर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन के लिए कुछ क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन यूज करता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया है इनकम डिस्टेंस। सीधी बात है, जिन स्टेट्स की इनकम कम है उनको थोड़ा ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए। चलो ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा है पॉपुलेशन साइज। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, तो उनको फिर बाद में थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दिया जाए। तो दूसरा फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन का ही आ गया। लेकिन यहां पर ये बोल रहे हैं कि यहां पर फाइनेंस कमीशन जो है या तो 2011 की सेंसस यूज करते हैं या फिर 1971 की सेंसस। 1971 सेंसस यूज करने का मतलब सिंपल हो गया कि उसके बाद में जिन भी स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम नहीं किया तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो भाई तुम अपना देखो, बाकी हिस्सा वही मिलेगा जो 1971 पॉपुलेशन के हिसाब से बनना चाहिए। तो राइटर यहां पर बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो फाइनेंस कमीशन है, जो आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वही अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैनेज करने की तरीके को अपना रही है तो क्यों ना फिर डिलिमिटेशन कमीशन भी कर दे। तीसरा, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी ध्यान देता है कि जिस भी स्टेट में फर्टिलिटी रेट में रिडक्शन हुआ है उन स्टेट्स को रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये चीजें डिलिमिटेशन कमीशन को समझनी होगी। चौथा, टैक्स एफर्ट्स। जिन स्टेट्स के द्वारा ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने में काम किया जा रहा है उनको एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन की तरफ से जब भी फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है। यह एक तरीके का एनकरेजमेंट है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मेंटेन कर रहे हो अपने स्टेट में। तो ये जब चार फॉर्मूला, चार मेथड्स को ध्यान रखते हुए फाइनेंस कमीशन भी जब बैलेंस निकाल सकता है, तो यहां पर क्या डिलिमिटेशन कमीशन को यह नहीं करना चाहिए? तो यहां पर मुद्दा क्या आ गया कि 1 वोट 1 वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसके चलते हम ये देखते हैं कि बराबर की पॉपुलेशन को एक बंदा लोकसभा में जाके रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे में 1 वोट 1 वैल्यू हो जाएगी। बट इसके चलते उन स्टेट्स के साथ अन्याय हो गई जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल की, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन कम है तो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स भी उनके पास कम आएगी एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो उस केस में हमें एक बैलेंस निकालना होगा, और वो बैलेंस का कॉन्सेप्ट हमने यूरोपियन यूनियन वाला देखा है। अब बाकी तो देखो समय बताएगा, देखने वाली चीज है कि क्या किस तरीके से ऊंट करवट लेगा। बाकी 2 आर्टिकल्स थे, यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।